अर्जुन राम जी नमस्कार। नमस्कार राखिन जी। आपके विभाग पर कितना असर दिखाई दे रहा है इस महामारी का? देखिए, मैं अभी हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेज में मेरे पास काम है। तो ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों से जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से खैर हर महकमा, हर क्षेत्र इस कोरोना महामारी से प्रभावित हुआ है। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जो प्रभावित नहीं है। तो हमारा महकमा भी हैवी इंडस्ट्री, नेचुरली ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्पादन को लेकर के दो विषय हमारे इस कोरोना से पहले भी आगे थे, BS4 से BS6 का विषय और इलेक्ट्रिक व्हीकल का विषय। तो नेचुरली इसमें फर्क पड़ा है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये संकट बड़ा है, लेकिन इस संकट को हम चुनौती के रूप में लेते हैं और इसको अवसर में बदलेंगे। तो हमने भी विभाग में इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इसको अवसर में बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम जो इसके संगठन है, श्याम और एकमा, इन दोनों से बात कर रहे हैं। और कल जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, NBMC और 3 लाख करोड़ का जो बिना गारंटी का लोन, ये जो तरलता सिस्टम में आई है, लिक्विडिटी इसको बोलते हैं, इससे हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और मैं निश्चित रूप से मान रहा हूं कि जो आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम जो बढ़ाए हैं मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने, उसका लाभ ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी होगा। अर्जुन राम जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर कोरोना के पहले से बुरी तरह मंदी का शिकार था और लगभग 2 वर्षों से 1.5 वर्षों से उनकी तरफ से बार बार सरकार से अपील की जा रही थी कि उनको विशेष रियायत दिया जाए, विशेष तरह के पैकेज दिया जाए, अदरवाइज वे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए। तो कोरोना के पहले अगर सरकारी स्तर पर उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया गया होता तो शायद कोरोना के दौरान उस जो कोरोना के इम्पैक्ट है उतना दिखाई नहीं देता जितना कि आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। आपको नहीं लगता है इस तरह की कहीं ना कहीं चूक हुई है शासन स्तर पर? वाशिम मिश्र जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई चूक हमसे नहीं हुई और मोदी जी के पीरियड में चूक हो भी नहीं सकती। हर सेक्टर का वो ध्यान रखते हैं। ये 2 विषय आपको समझने पड़ेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के। BS4 से BS6 में हमें जाना ही था, ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था 1 अप्रैल 2020 से। तो लोगों ने खरीदना ही कम कर दिया। उन्होंने कहा BS4 हम क्यों खरीदें, हम BS6 ही खरीदेंगे। एक विषय ये था। दूसरा विषय इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर इसी कालखंड में तेजी से हम बढ़े और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखें सिस्टम में। जब ये 2 चीजें आई और इसमें भी मोदी जी ने बहुत तेजी से फेम सेकंड स्कीम ला करके 10,000 करोड़ रुपए का एक बजट में प्रावधान किया। 5,595 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 64 जो शहर हैं उनको अनुमोदन किया। ये सब ऐसे कदम उस समय भी उठाए थे, कोरोना नहीं था उस समय, तब भी उठाए गए थे। और कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ तो नेचुरली इस सेक्टर में भी प्रभाव पड़ा और सेक्टर में भी प्रभाव पड़ा। लेकिन 2 विषय हमें वो कहते थे बराबर जब हम श्याम और एकमा से बात करते थे। एक वो कहते थे कि लिक्विडिटी में थोड़ा फर्क आया है। NBFC और पहले कैंप करके और लोन देते थे, अब कैंप करके लोन नहीं देते हैं। तो एक आपने देखा होगा कि हमने एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया। ये कोरोना कब आया ना था, मोदी जी के शासन काल में जब भी कोई विषय आता है उस विषय को वो टच करते हैं, करेक्शन मेजर उठाते हैं। आउटरीच प्रोग्राम पूरे इंडिया में हुआ। मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूं। एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे बैंक आए, एक ही दिन में कई ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों को लोन दिया। ये आउटरीच प्रोग्राम भी, उसने भी असर डाला पॉजिटिव। और अब जो ये कल जो घोषित हुआ है वित्त मंत्री जी द्वारा जो
लिक्विडिटी का कार्यक्रम, उससे नेचुरली फर्क पड़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर पे। और ये मंदी कोई भारत में हुआ ऐसा तो है नहीं, कोरोना महामारी वाली। इसका असर चाइना में भी है, इसका असर सिंगापुर में भी है, इसका असर इटली में भी है, इसका असर सब जगह है। लेकिन फिर भी हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनहेरेंट पावर इतनी है, तेजी से वो उठेगा, तेजी से। और नए नए उसमें कई ऐसे नए नए रूप आ जाएंगे सामने, और हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। अर्जुन राम जी, मेक इन इंडिया की बात तो लगभग 4 साल से कही जा रही है और अब आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता में क्या अंतर है? मेक इन इंडिया का भी मतलब यही था कि इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है वो भारत में हो और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए और भारतीय उत्पाद को भारतीय बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए। और जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने व्याख्या की है एक दिन पहले, कि आत्मनिर्भरता का भी मतलब यही है। तो आप थोड़ा इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता में? देखिए, आपने बहुत ही मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान हमारे साथी हो मीडिया के, और बहुत ही जबरदस्त आपने सवाल पूछा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला प्रोग्राम है, और निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भरता की ओर ही बढ़ने वाला प्रोग्राम, इसमें कोई शक नहीं है। और मेक इन इंडिया होने के बाद आपने देखा होगा डिफेंस के सेक्टर में हम तेजी से मेक इन इंडिया की ओर बढ़े हैं, हमारे सेक्टर में ऑटोमोबाइल में भी हम बढ़े हैं। लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता वाला कंसेप्ट है, ये सोसाइटी के हर सेक्टर, सोसाइटी के हर काम में दिखना चाहिए। अब पीपी किट है, इसमें हम आत्मनिर्भर बने। हम स्वच्छ भारत अभियान में कोई हमारा कार्यक्रम बाहर से आ रहा है, उसमें हम आत्मनिर्भर बने। हम कोई घड़ी पहन रहे हैं तो घड़ी हम देश की भी पहन सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता, हमारी जो डिमांड है उसको हम जनरेट करें और हम उस डिमांड की पूर्ति करें, ये है आत्मनिर्भरता। जैसे कल वित्त मंत्री जी ने कहा, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि पूरे संसार से हम कट जाए, पूरे संसार से हम कटना भी नहीं है। लेकिन हमारी जो आत्मनिर्भरता वाली विषय है, वो मानव का डेवलपमेंट, मानव के जो 4 भाग हैं उनका सारों का डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास जो विषय है उसको लेकर के है। ये वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना को लेकर के, और मेक इन इंडिया उसका एक पार्ट है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आत्मनिर्भरता का मतलब ये भी है कि हम अपना स्वदेशी निर्मित घड़ियों का प्रयोग करें, जो विदेशी घड़ियां हैं उनका त्याग करें। उसी तरह से स्वदेशी चश्मा पहने, विदेशी चश्मे का त्याग करें। स्वदेशी कलम का इस्तेमाल करें, विदेशी कलमों का त्याग करें। और स्वदेशी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, विदेशी गाड़ियों का त्याग करें। आप खुद साइकिल से चलते हैं और आज से नहीं, जब से आप सार्वजनिक जीवन में हैं तब से चलते हैं। आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आपसे किसी ने फॉर्म नहीं भरवाया। जब आप सार्वजनिक जीवन में आए तो आपको किसी संगठन ने नहीं कहा कि आप अंडरटेकिंग दीजिए कि आप साइकिल से चलेंगे, कार से नहीं चलेंगे। आप मंत्री हैं, आप चाहें तो आप भी सरकारी गाड़ी आपको मिल सकती है, लग्जरी गाड़ियां भी मिल सकती हैं। आप नहीं चलते हैं, आपका खुद का माने अनुशासन है, आपका निजी अनुशासन है अपने जीवन का, कि आप अपने जीवन को उस तरह से रखना चाहते हैं। आपके मंत्रिमंडल में एक और इस बार आपके सहयोगी आए हैं उड़ीसा से, वो भी सादगी से रहते हैं। तो आप जैसे तमाम लोग हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, जिसकी ओर आप अभी संकेत कर रहे थे बगैर सीधे तौर पर दीनदयाल जी का नाम लेके, जितना मैं समझ पाया आपके उस व्याख्या को, बाकी लोग क्यों नहीं इस तरह की सादगी और सरलता और संयम का प्रदर्शन कर पाते हैं जब सार्वजनिक जीवन से सत्ता में आते हैं? तो सार्वजनिक जीवन में रहते हुए उनका जीवन बहुत सादगी, सरल और दिखाई देता है। जब ही सत्ता में आते हैं तो उनको वो सारे भोग विलास की चीज़ें चाहिए जो जिसके लिए कि कांग्रेस पार्टी बदनाम रही है, जिसके लिए कि दूसरी पार्टियां बदनाम रही हैं। क्या वजह है, क्यों इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है? आप आशीष मिश्र जी, आप मुझे काफी अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब देखिए, मैंने जो ये ड्रेस पहन रखी है, ये भी मैंने किसी कहने से नहीं पहनी है।
मेरे आचरण में मैंने उतारा है कि जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, आत्मनिर्भरता की, तो हम आचरण में क्यों नहीं उतारे? तो ये मेरे मन में एक चिंतन मनन मंथन करने की प्रक्रिया रहती है, इसलिए मैंने उसको आचरण में उतार रखा। अब आप मेरी घड़ी भी दे सकते हैं, मेरा रुमाल भी दे सकते हैं, मेरी ड्रेस भी दे सकते हैं, मेरी ये पगड़ी भी देख सकते हैं, मेरी धोती भी देख सकते हैं, मेरे जूते भी देख सकते हैं। ये आप सही कह रहे हो कि किसी के कहने से ये चीजें होती है। खैर कोई लीडर थी है लोग बोले, लेकिन मेरे मन में ये था कि हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देना चाहते हैं। ये जो धुआं है पूरे संसार में, धुआं देना चाह रहे हैं कि साफ सुथरा पर्यावरण देना चाहते हैं। तो जब मैंने चिंतन किया, मैंने देखा भी हमें तो नेक्स्ट जनरेशन को साफ सुथरा एनवायरमेंट देना चाहिए, तो मैंने साइकिल से आना शुरू किया। और आप सही कह रहे हो कि बहुत मुश्किल से मैं साइकिल से मुझे परमिशन मिली है। मुझे साइकिल से आने की परमिशन, मैं आई एम द फर्स्ट MP जिसको साइकिल से आने की परमिशन मिली। और जब मैं परमिशन लेने जाता था तो कई तरह की चीजें होती थी, सिक्योरिटी थ्रेट, और आपको कोई गिरा देगा, और ये सब तो भी मैं ना रहा। लेकिन आप सही कह रहे हो कि ऐसे कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जब लीडरशिप जब कोई संदेश देती है तो बहुत से लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो मोदी जी ने ये कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें बढ़ना है, तो हम सब लोग, आपने सही कहा, दीनदयाल जी ने तो समय भी कहा था, बिल्कुल सही कहा। दो थॉट थे, एक साम्यवाद का थॉट था और एक समाजवाद का थॉट था। तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि ये दोनों ही थॉट भारत के लिए उचित नहीं है। भारत के लिए एकात्म मानव दर्शन, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसमें शरीर भी है, जिसमें मन भी है, और जिसमें बुद्धि भी है, और जिसमें आत्मा भी है, हर स्तर पर में मानव का विकास होना चाहिए। जब जाकर के वो ये जो एकात्म मानव दर्शन होता है उसको, और उसके बाद वो व्यक्ति समाज से जुड़ता है, वो व्यक्ति पूरी सृष्टि से जुड़ जाता है, वो व्यक्ति पूरे जब समाज से जुड़ता है तो वो उसमें एकात्मा आ जाता है। भी प्रकृति भी मेरा ही रूप है, मैं भी मेरा ही रूप हूँ, मेरा हर वर्ग मेरा ही रूप है, मेरा देश मेरा है, ये जब भाव आता है तो नेचुरली उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन की ओर बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो भारत सक्षम होगा। और ये साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में नया थॉट देना, और आपके इस चैनल से पंडित दीनदयाल जी का नाम लेना, मैं भी गदगद हुआ और मैं भी गौरवान्वित हो रहा हूँ वाशिम मिश्र जी, आपके ज्ञान से भी। लेकिन सर क्या वजह है कि आज के दौर में राज कपूर की फिल्म का एक गाना याद आता है जिसमें जो मुख्य कैरेक्टर है वो रंग बिरंगे ड्रेस पहने हुए है, और शायद आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सुने हैं कि सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। तो आज का जो लीडरशिप है वो सारे विदेशी साजो सामान से सुसज्जित होके जनता के सामने आता है, वो चाहे किसी भी दल की लीडरशिप हो, और उसके बाद जनता से सादगी, परहेज, संयम, सारे जो अच्छे लच्छेदार शब्द होते हैं उनके जरिए जनता से अपील की जाती है, और कथनी करनी में बहुत अंतर है। मेरा मकसद यही था आपसे जानने के लिए, और हम लोग आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि स्क्रीन पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रशंसा की जाए, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। आपकी जो मेरिट्स हैं, आपका जो संयम है, और आपका जो निजी ज़िंदगी में अनुशासन है, इसलिए हम मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। और फिर एक बार हम आपको लेके चलना चाहते हैं कि फर्टिलाइज़र के सेक्टर में किस तरह का नुकसान आपको देखने को मिल रहा है, केमिकल और फर्टिलाइज़र में, और उसके लिए सरकारी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए वासिम जी, हमारे यहाँ पोटास हमारे देश में कई जगह उपलब्ध था, और लंबे समय से हम उसकी खोज भी कर रहे थे। फर्टिलाइजर में पोटास हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जहां तक मुझे जानकारी है 10,000 करोड़ का हम पोटास जो है वो इंपोर्ट करते हैं। और फर्टिलाइजर भी हम, यूरिया, सारी चीजें हम इसीलिए बाहर से ही ज्यादा मंगाते हैं, और पोटास यहाँ होते हुए भी उसकी खनन में और उसमें कई तरह की दिक्कतें। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब ये विषय जब सामने आया तो पता चला कि टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है, जिसके कारण से पोटास नीचे है और हम उसको प्रॉपरली यूज होगा नहीं होगा हम देख नहीं पा रहे। तब कई नई मशीनें मंगाई गई और उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज की गई, और अब
ये हो गया कि पोटाश इंडिया में उपलब्ध है। पोटाश हमारा प्रॉपरली खनन हो जाता है तो 10,000 करोड़ का हमारा ये पोटाश जो हम आयात करते हैं ये बच जाएगा, और फर्टिलाइजर क्षेत्र में तेजी से हम उत्पादन बढ़ना चाहिए। फर्टिलाइजर में जो बंद इकाइयां थी वो मोदी जी के पीरियड में ही चालू हुई। आप कितनी इकाइयों का मैं नाम ले सकता हूँ, पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने कभी इस कल्पना को सोचा भी बाहर से आ रहा है तो आने दो, हमने सोचा भी बाहर से क्यों आ रहा है, हमारी फैक्ट्रियां क्यों बंद हुई, और फर्टिलाइजर की हमें जरूरत भी है। अब इसमें दो विषय भी आ गए, फर्टिलाइजर और उसके बाद जैविक खेती। फर्टिलाइजर के साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में भी जनता को समझाना, और जैविक खेती के बारे में भी जनता को समझाना, और इससे फर्टिलाइजर की जो डिमांड है वो भी हम आत्मनिर्भर बने। पोटाश जो हमने खोजा है उसका हम खनन करके और पोटाश को बाहर निकाल करके, और अगर हम इसमें पोटाश का यूज करेंगे तो यूरिया के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये विषय मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वासिम। सर, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह के मजदूर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इस समय परेशान, लाचार, बेबस दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में। कई राज्य सरकारों ने तो बहुत बेहतर इंतजाम किया है और अपने राज्य के मजदूरों के आने जाने, खाने, उनके लिए अलग से स्पेशल कैंप बनाए गए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन कुछ राज्य सरकारें जो कि पूरी तरह से मजदूरों की इस बेबसी और लाचारी में उनसे अपना पल्ला झाड़ ली हैं, और वो अपने राज्य के मजदूरों को भी अपने राज्य में आने से रोक रही हैं। आपकी क्या राय है? क्या इस तरह का व्यवहार संकट के इस घड़ी में मुनासिब है किसी भी राज्य सरकार की तरफ से? इंसानियत के नाते अगर हम देखें तो, बाकी चीज़ें भले ही छोड़ दें, तकनीकी उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। ये वासिम मिश्र जी, ये जो माइग्रेंट लेबर का विषय था, देखिए मैं किसी कोई राजनीतिक दल का नाम भी इस समय नहीं लेना चाहता। विषय ये हुआ, उनको ये कह दिया गया कि लॉकडाउन तो बहुत लंबे पीरियड तक रहने वाला है, और कई जो टीवी चैनल है उन्होंने भी कह दिया 3 महीने तो पक्का ही रहेगा, क्योंकि वो जो हम घोषणाएं कर रहे थे ना 3-3 महीने की, तो उनको लगा कि ये तो 3 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा। तो उनको लगा कि 3 महीने तक हम कहाँ जाएंगे, तो सबकी इच्छा हो गई कि हम घर जाएं। ये वैसे ये जो विषय हुआ माइग्रेंट लेबर का, जो घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, ये सब दुखद घटनाएं हैं। उनको कई लोगों ने अच्छी सुविधाएं भी कई राज्यों ने समझा कि जाने दो उसको, आप अपनी मर्जी से जाओ, जैसे भी जाओ, कुछ पैदल चल लिए, चीजें ठीक नहीं हुई। मैं भी ये मान रहा हूँ दुखद है परिस्थितियां, लेकिन ये विषय जो इस समय है कोरोना से लड़ने का था। अगर हम जैसे अभी हम कह रहे हैं कि आप सबको अलाउ कर देते, कुछ कांग्रेसी नेता कहते हैं सबको अलाउ कर देते, उस समय आप 24-25 मार्च को ही कर देते, तो आज हमारे पास तो पीपी किट बहुत हो गई, आज हमारे पास मास्क का प्रोडक्शन भी बहुत हो गया, आज हमारे पास ये डेडिकेटेड कोरोना से लड़ने के लिए हॉस्पिटल भी हो गए। शुरू के दौर में कहाँ थे? तो हमें सारी टोटलिटी में सोचना चाहिए। ठीक है, तकलीफ का विषय हुआ, अब तो धीरे धीरे उसमें तेजी से सुधार भी आ रहा है, और कुछ जो मालिक हैं और कंपनी के ओनर हैं वो कई मजदूरों को अपने पास रख भी रहे हैं, बोला आप आराम से रहिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा पता नहीं कितने समय तक ये रहेगा, तो वो चल पड़े, कोई निकल पड़े, कोई ट्रक में बैठ गया। ये जो दुखद पहलू है, इसका भी देखिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि हल होगा, और इसका हल का एक बड़ा कारण सोच का है। सोच का इसलिए ये है कि अभी तक लेबर को ये माना है कि वो लेबर है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लेबर नहीं, ये प्रोफेशनल है। ये नहीं हो तो आपकी फैक्ट्री नहीं चल सकती, ये नहीं हो तो आपकी कंपनी नहीं चल सकती, ये नहीं हो तो आपका उत्पादन नहीं हो सकता। तो अभी ये प्रोफेशनल है, और ये जो भाव है, ये भाव जब जाएगा तो नेचुरली इसका हल निकलेगा। हालांकि हमने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है और कई राज्यों ने अनुमति नहीं दी, कई राज्यों ने अनुमति दी। तो मैं भी इस समय निश्चित रूप से आपके इस भावना के साथ जुड़ा हूं कि ये पहलू लॉकडाउन के पीरियड का थोड़ा ये दुखद पहलू रहा, लेकिन हमने बार बार एमएसए के माध्यम से गाइडलाइंस जारी की,
स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से गाइडलाइन जारी की, राज्यों को कहा कि एसओपी बनाओ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाओ। कई राज्यों ने बनाया, कई राज्यों ने नहीं बनाया, कई ने अनुमति दी, कई ने नहीं दी। अब मैं एक राज्य का नाम नहीं लेना चाहता, हमने पूरी व्यवस्थाएं कर दी थी भी चलो आ जाओ, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हमने कहा ऑनलाइन ले लो मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ऑनलाइन नहीं, अस्पताल में जाकर के दिखाओ तो मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ। अस्पताल गए तो वहां डॉक्टर नहीं मिला। तो ऐसे भी कई बार ये कोऑर्डिनेशन राज्यों के साथ नहीं रहने से भी ये दिक्कतें पैदा हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में परिस्थितियां काफी नॉर्मल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन राम जी, आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए। और आप जैसे जो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको लेकर सचमुच बड़ा अच्छा लगता है देख के और बड़ा गर्व महसूस होता है। थैंक यू वेरी मच।